हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, एंग्लो सैक्सन एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड, एज ऑफ चौसर, उसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो सीरीज को शुरुआत से फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि मैं आज के वीडियो में कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो डिस्कस करूंगी, जो रेफरेंस लूंगी मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उससे। तो इस वजह से एक सीरीज को कंटिन्यूअस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ एस्पेक्ट को आप लिंक नहीं कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है रिनेसा को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के नाम से रिनेसा को जाना जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो निकोलस कोपरनिकस ने दी थी, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इसी टाइम पे इन्वेंट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे भी फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जिसमें रिनेसा के बारे में बताया गया है कि द वर्ड रिनेसा कम्स फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, मींस रीबर्थ। यानी कि रीबर्थ क्यों बोला गया है रिनेसा को, बिकॉज ऐसा था ना कि पहले के टाइम पे था कि लोग मतलब जो चीजें चली आ रही हैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो पूरा सोए हुए यानी पुनर्जागरण काल, जो पुनर्जागरण एक तरीके से आया था, हिंदी में इसको बोले कि एक अवेयरनेस लोगों में जागृत हुई थी। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हुई तो लोग एक्सेस कर पा रहे थे, अपना जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग को समझ पा रहे थे। जब वो प्रिंटिंग में हो गई तो वो लोगों तक पहुंच पा रही थी, है ना। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड री, मतलब अगेन, और नासी मतलब टू बी बॉर्न। ठीक है, रीनेसा इसी का मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रिनेसा रेफर्स टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक रिवाइवल दैट बिगन इन इटली ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। अब अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके का रिनेसा था, तो मतलब किस तरीके का पुनर्जागरण था, किस तरीके का रीबर्थ था, तो रीबर्थ था कल्चर में, आर्ट आर्ट में, इंटेलेक्चुअलिटी में और साइंटिफिक रिवाइवल में। एक तरीके से रीबर्थ था। और ये सबसे पहले इटली में 14th सेंचुरी में आया था। उसके बाद ये यूरोप में 17th सेंचुरी से होते हुए इट मार्क्स द एंड ऑफ द मिडल एज, ओके, एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। इससे ही मतलब मॉडर्न एज की स्टार्टिंग होती है, और मिडल एज के एंड के बाद ये रिनेसा आया था। ओके, क्लियर। तो रिनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, ओके। और ये जो एक तरीके से रिवाइवल था कल्चर में, आर्ट में, इंटेलेक्चुअलिटी में और साइंटिफिक रिवाइवल में। ठीक है, सबसे पहले इटली में आया था 14th सेंचुरी में। मिडिल एज का जब एंड हुआ था तब रेनेसा आया था, और मॉडर्न एज की बिगिनिंग की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, अब यहाँ पे मेजर कॉज क्या थे रिनेसा के, रिनेसा आखिर क्यों आया था। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये 1453 में हुआ था। इसको मैंने आपको पढ़ाया है, फॉल ऑफ बाइजेंटियम एम्पायर। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वीडियो हाँ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या बाइजेंटियम एम्पायर का जब फॉल होता है, तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, तो ग्रीक स्कॉलर्स जो थे वो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट को लेके यूरोप आ जाते हैं। ठीक है, यूरोप अपने साथ लेके आते हैं एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट को, और वो एक तरीके से बेस बनता है उनके लिटरेरी एस्पेक्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। अब ये जो कुछ भी अपने साथ क्लासिकल टेक्स्ट लेके आए थे, उसको और ज्यादा इन्होंने रीडिस्कवर किया। रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक एंड रोमन जो भी लिटरेचर और फिलोसफी था उसका एक तरीके से रिवाइवल हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने आइडियाज भी उसमें इम्प्लांट करके देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म किस तरीके से आया, जब रीडिस्कवरी हुई क्लासिकल टेक्स्ट की, तो क्या हुआ, लोगों ने अपने पॉइंट पीओवीज को भी उसमें डाला, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी उसमें डाला। तो क्या हुआ, ह्यूमनिज्म का ग्रोथ हुआ, फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूज, रीजन एंड पोटेंशियल। यानी कि जो ह्यूमन की वैल्यूज हैं क्या है, और उनकी जो तर्क क्षमता है, उनके अंदर क्या क्षमता पोटेंशियल है, उस पे फोकस करना ह्यूमनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ 1440 में। स्प्रीड ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज अक्रॉस यूरोप, यूरोप से बाहर तक आइडियाज को इसने
स्प्रेड किया प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जब आपके पास कोई प्रिंटेबल फॉर्म में चीजें होती हैं तो वो आप इंफॉर्मेशन को और अच्छी तरीके से और लॉन्गर टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। वेल्थ फ्रॉम ट्रेड स्पेशली इन इटालियन सिटी स्टेट्स, ये बेसिकली एक ट्रेड का फॉर्मेट था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पैट्रोनेज बाय वेल्दी फैमिलीज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो राइटर्स थे उनको पैट्रन्स मिल गए, यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए लोग मिल गए, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम जो शेक्सपियर हैं उनको अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, है ना। तो रिच फैमिलीज लाइक द मेडिसीज सपोर्टेड आर्टिस्ट एंड स्कॉलर, उनको ग्रोथ के लिए उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है। अर्बनाइजेशन फिर धीरे धीरे होने लगा जब प्रिंटिंग प्रेस हो गई। ठीक है, ट्रेड वगैरह के रास्ते खुल गए। तो वहां पे क्या हुआ, लोग मतलब पलायन करने लगे, गांव से शहर की तरफ जाने लगे। ग्रोथ ऑफ सिटीज इनकरेज कल्चरल एक्सचेंज एंड इनोवेशन, यानी कि अब जब अर्बनाइजेशन हो गया तो उनके रहन सहन का जो तरीका है वो भी ज्यादा सिविलाइज्ड हो गया। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, तो ये टर्म ऐसी इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सीरीज में फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ्यूडलिज्म को मैंने इससे पहले वीडियो जो था मिडिल एज उसमें डिस्कस किया है कि फ्यूडलिज्म एक तरीके से पॉलिटिकल हायरार्की थी उस टाइम पे, किस तरीके से शासन करते थे वहां के लैंड ऑनर, लैंड के बेसिस पे किस तरीके से ये जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था वहां पे था। तो वो मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़िएगा ध्यान से तो समझ में आएगा। शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम नॉबल्स टू सिटीज एंड मर्चेंट, तो किस तरीके से पावर जो है किंग से लॉर्ड और लॉर्ड से क्या कहते हैं नाइट्स, और नाइट्स से पीसेंट्स के पास जाती थी। मतलब पीसेंट के पास बिल्कुल भी पावर रहती ही नहीं थी। ओके। A political stability in some region, a lot focus on education, the art and science, rise of universities and education। अब यूनिवर्सिटीज जैसे कि मैंने मिडिल एज में पढ़ाया था कि कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन गई थी, तो इस वजह से भी लोगों में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज्यादा हुई, ह्यूमनिज्म पे वो ज्यादा फोकस कर पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप, preserved and expanded upon classical knowledge। okay, crusade, open contract, crusade मतलब जो विद्रोह वगैरह किए जाते हैं। ओपन कॉन्टेक्ट विद द ईस्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज एंड ट्रेड। ओके। 13 पॉइंट है ब्लैक डेथ आफ्टर मंथ। अब जब ब्लैक डेथ आई थी, जैसे प्लेग जो था, प्लेग को ही ब्लैक डेथ बोलते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग पीपल जो है वो क्वेश्चन करने लगे ओल्ड बिलीफ पे। क्योंकि वहां पे क्या था, जब प्लेग आया था ना, तो जो पीसेंट थे या लो कम्युनिटी के लोग थे, जो समाज के निचले स्तर के जो मजदूरी वगैरह करते थे, तो उनको समझाता था, उन पे जो मतलब प्लेग आया था तो उनको मतलब सही से ट्रीट नहीं किया जाता था, ऐसा उनको फील करवाया जाता था कि तुम पे गॉड का कर्स है। तो पीपल क्वेश्चन ओल्ड बिलीफ्स एंड वैल्यूड लाइफ एंड लर्निंग मोर। तो इस तरीके से जब ये ब्लैक डेथ आए तो मतलब लैंड, उस लैंड पे काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ गई। इस तरीके से फ्यूडलिज्म का भी अंत हो जाता है ना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिनेसा के टाइम पे एक थ्योरी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कि निकोलस कॉपरनिकस ने दी थी। अब ये डिफिनेशन क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज द आइडिया दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, तो ये जो थ्योरी थी हेलियोसेंट्रिक, ये निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। इनका ये कहना था कि जो सन है वो सबसे सेंटर में है और जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड घूमते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निकोलस कॉपरनिकस ने इसको प्रपोज किया था। ये एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे और अर्ली 16th सेंचुरी में इन्होंने इसको मतलब ये थ्योरी बनाई थी, प्रपोज किया था। मेजर वर्क अगर इनका देखा जाए तो डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोएलेस्टियम, ये इनका वर्क है जिसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स, पब्लिश्ड इन 1543। ओके, तो ये बेसिकली ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। की पॉइंट्स अगर देखें इस थ्योरी के तो यहाँ पे द सन इज स्टेशनरी एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन जो है वो सेंटर में है, बाकी सब उसके तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। और अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन अ सर्क्यूलर पाथ। अब यहाँ पे कह रहे हैं अर्थ मतलब पृथ्वी और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के सर्क्यूलर पथ में चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ जो है रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस डेली, यानी कि वो जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर रोजाना घूमती है, जिसकी वजह से डे और नाइट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है द मून ऑर्बिट द सन, यानी कि जो मून है वो सन जो अर्थ है उसका चक्कर लगाता है।
द स्टार्स आर फार अवे एंड डू नॉट मूव। जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं और वो मूव नहीं कर सकते, ऐसा मतलब कोपरनिकस ने ये बोला। प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये जॉन्स गुटेनबर्ग ने बनाया था जर्मनी में, और ये अराउंड 1440 का टाइम था। फर्स्ट प्रिंटेड वर्क अगर या मेजर बुक पूछा जाए तो गुटेनबर्ग की बाइबल, द गुटेनबर्ग बाइबल, जो कि लैटिन में थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रिंटेड अराउंड 1455, यानी कि 1440 में ये बनाया था, 1455 में प्रिंट किया था द गुटेनबर्ग बाइबल, ऑल्सो नोन एज द 42 लाइन बाइबल। ये 42 लाइन की बाइबल थी। लैंग्वेज इसकी लैटिन थी। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट मेजर बुक प्रिंटेड यूजिंग मूवेबल मेटल टाइप। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इनको ध्यान रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड। मेजर राइटर्स ऑफ द रिनेसा पीरियड को देख लेते हैं। तो मेजर राइटर में दांते अलिगरी, ये 1265 से लेके 1321 के बीच का टाइम पीरियड था। ये इटली में थे, अर्ली रिनेसा के पीरियड में इनको देखा जाता है। फेमस वर्क है इनका द डिवाइन कॉमेडी। कंट्रीब्यूशन है ब्लेंडेड मेडिवल